सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें मेनली आपको पहले समरी बताती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या देखें? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम देखें कैसे जो सर्विक्स अनडाइलेटेड है उससे वो फुल्ली डायलेटेड बना। फुल्ली डायलेटेड कहने का क्या मतलब है कि 10 सेंटीमीटर डायलेट किया। अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या देखेंगे? इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे जब ये फुल्ली डायलेट हो जाता है तो उसके बाद हमारा बेबी बाहर आता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। मतलब कि फ्रॉम फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी। इसमें मेनली कुछ टाइम लगते हैं। जो प्रीमी ग्रेविडा है, जो पहली बार माँ बनी है, उनको 1.5 घंटा लगता है। और जो मल्टी पैरा है, जो बहुत बार माँ बन चुकी हैं, उनको 30 से 40 मिनट टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो इसमें मेरे कितने स्टेप देखने को मिलेंगे? तो आपको 10 स्टेप इसमें देखने को मिलेंगे। पहला स्टेप क्या है? तो सबसे पहला स्टेप जो होता है उसको कहते हैं इंगेजमेंट। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है डिसेंट। सबको डील करूँगी, पहले नाम जान लीजिए। तीसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं फ्लैक्शन। चौथा जो स्टेप है उसका नाम है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। ठीक है। जो पांचवा स्टेज है उसको कहते हैं क्रॉनिंग। जो छठा स्टेज है उसमें क्या हो जाएगा? हेड का बर्थ हो जाएगा, तो बर्थ ऑफ द हेड। जो सातवां स्टेज होगा उसको कहेंगे रेस्टिट्यूएशन। जो आठवां स्टेज है उसमें अब शोल्डर का इंटरनल रोटेशन होगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। नौवां स्टेज में एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। 10वां स्टेज में अब पूरा शोल्डर क्या है, हमारा बेबी बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे 10 स्टेप है। तो चलिए एक एक स्टेप करके डील करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप था उसको क्या कहते हैं? इंगेजमेंट। इसमें होता क्या है? इसमें जो हमारा फीटस है ना, वो पेल्विक ब्रिम में आकर स्टेबल हो जाता है। जैसे जो हमारा फीटस है ना, पिक्चर दिखाती हूँ, जो हमारा फीटस है वो इस तरह से पेल्विक ब्रिम में आके स्टेबल हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इंगेजमेंट कहते हैं। ठीक है। अब इंगेजमेंट में होता क्या है, जैसे कि आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ, जो तब 36 वीक तक क्या होता है, हमारा जो फीटस है वो जिम्फॉइड प्रोसेस तक बढ़ता है। ठीक है। लेकिन इसका वेट बढ़ जाने के कारण 36 वीक में क्या होता है, ये नीचे की ओर ड्रॉप करना चालू करता है और हमारे प्यूबिस में आके, ये प्यूबिक ब्रिम में आके इंगेज हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जब ये प्यूबिक ब्रिम में आएगा ना, तो इसको हम जीरो स्टेशन कहते हैं। जितना ये प्यूबिक ब्रिम से ऊपर रहता है उतना -1, -2, -3 स्टेशन दिया गया है। और जितना ये प्यूबिक ब्रिम से नीचे रहेगा +1, +2, +3 स्टेशन बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि हमारा बेबी का पोजीशन क्या है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम देखते किसके द्वारा हैं? तो इसको हम देखते हैं पार्थोग्राफ के द्वारा। इसमें मेनली ये सिर्फ इसमें ये नहीं पता चलता है कि जो ये कहाँ तक हमारा बेबी आया है, ये कौन से लेवल पे है, इस पर ये भी पता चलता है कि लेवल प्रोसेस का टाइम कितना है, कितने टाइम में हमारा बेबी आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम दोनों देखते हैं, पोजीशन भी और टाइम भी। ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब जब बेबी इंगेज रहती है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होता। मतलब एक बार जो बेबी जो हमारे पेल्विक ब्रिम में इंगेज हो गए तो उसके बाद हम इसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप क्या था? डिसेंट। इसमें क्या है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है फीमेल में, तो क्या सिर्फ ये बेबी का लगता है, या क्या माँ सिर्फ एफर्ट करती है, या सिर्फ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो इसमें तीनों का लगता है। एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का भी इफेक्ट है, माँ भी इफेक्ट लगा रही है, बेबी भी इफेक्ट लगा रही है, जिसके कारण बेबी क्या होता है, नीचे की ओर पुश होता है।
तो इससे पुश होने से क्या होता है, इसी पुश को हम कहते हैं डिसेंट, मतलब बेबी को नीचे की ओर जाना। तीसरा क्या है, तीसरा है फिक्सेशन। फिक्सेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बेबी का हेड है और ट्रंक है दोनों कितना अटैच हुआ है, ठीक है। इसमें मेनली ये देखने को मिलेगा, जैसे कि जो मदर, बेबी और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तीनों के इफेक्ट लगता है तो यूट्रस में जो बेबी है वो नीचे की ओर जाता है, लेकिन सर्विक्स क्या है, रेसिडुअल इफेक्ट से ऊपर की ओर भेजते हैं, जिसके कारण फ्लैक्शन होता है और डायलेशन होता है, ठीक है। जितना अच्छा बेबी का फ्लैक्शन होगा, फिर से क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा बेबी है, ठीक है, तो इसमें ऊपर से भी फोर्स लगता है और नीचे से रेसिडुअल फोर्स लगता है, जिससे बेबी क्या होता है, फ्लैक्स हो जाता है। मतलब सारा हाथ मुंह ऐसे देखते हैं, हाथ पूरा ऐसे फेस नीचे की ओर रहेगा, हाथ दोनों ऐसे चेस्ट के ऊपर रहेगा, लेग भी एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे। तो वो जितना अच्छा फ्लैक्शन होगा उतना अच्छा नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है। अब आते हैं चौथा, जिसका क्या नाम, फोर्थ क्या है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। इसमें पहले हम ये देखेंगे कि हेड को कितना रोटेट करना है। तो सबसे पहले हमको हेड का पोजीशन जानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले इस तरह से लाइन खींचिए। ये ऊपर में क्या है, ऊपर में है सैक्रल प्रोमेट्री, नीचे में क्या है, प्यूबिस सिम्फेसिस, ठीक है। अगर हमारा हेड प्यूबिस सिम्फेसिस के तरफ रहा तो इसको क्या कहेंगे, एंटीरियर ऑसिपिटल या ऑसिपिटो एंटीरियर। अगर हमारा हेड सैक्रल प्रोमिनेंट्री की तरफ रहा तो कहलाएगा ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। ये जो पोजीशन है इसको ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। अब देखिए, अगर हमारा हेड का पोजीशन कहाँ रहा, प्यूबिस सिम्फेसिस में रहा, तो कोई भी हेड का इंटरनल रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, ये एंगल एक दूसरे से अपने में कितने दूरी है, तो 45 डिग्री का एंगल एक दूसरे से बनाया है। ये एंगल क्यों ज़रूरी है ये बताऊंगी बाद में, पहले पोजीशन, ठीक है। ये राइट है तो राइट है तो, और ये ट्रांसवर्स है तो इसको क्या कहेंगे, अगर बॉडी का पोजीशन इस तरह का रहा, हेड का पोजीशन, तो क्या कहेंगे, इधर रहा तो इसको कहेंगे राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स। अगर इधर हेड रहा तो लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स। अगर यहाँ पर रहा तो इसको क्या कहेंगे, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, और इधर रहा तो लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। ऊपर रहा तो राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, अगर इधर रहा तो लेफ्ट ऑसिपिटो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा हेड जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पर, यहाँ पर राइट ऑसिपिटो एंटीरियर में, तो हेड का रोटेशन कितना होगा, तो हेड का रोटेशन हमारा 45 डिग्री होगा। लेकिन क्या शोल्डर का रोटेशन होगा, नहीं। याद रखिए, शोल्डर और हेड के बीच में रोटेशन 45 डिग्री का होता है। तो अगर मान लीजिए हेड और शोल्डर दोनों यहाँ पे रहा, एंटीरियर ऑसिपिटल में रहा, तो कोई भी रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हेड राइट ऑसिपिटो एंटीरियर में रहा, कलर चेंज कर देती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हमारे बेबी का हेड यहाँ पर रहा, ठीक है, तो जो हमारा हेड का रोटेशन होगा वो 45 डिग्री का होगा, लेकिन बॉडी का जो हमारा शोल्डर है उसका कोई भी रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा बेबी कहाँ पे रहा, राइट ऑब्लिक नहीं, ऑसिपिटो ट्रांसवर्स में रहा, ठीक है हेड, तो हेड रोटेशन करेगा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। हेड रोटेट किया 90 डिग्री और हमारा जो शोल्डर है वो कितना रोटेट करेगा, 45 डिग्री कम, तो 45 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा जो बेबी है वो है कहाँ पर, तो राइट ऑसिपिटो, कलर चेंज कर देती हूँ, है कहाँ पे, तो बेबी का हेड है हमारा राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर में, ठीक है, और इसका ये शोल्डर हो गया। तो हेड का कितना मूवमेंट होगा, हेड का मूवमेंट ये है 90 और ये है 45, मतलब हेड मूव करेगा 135 डिग्री। लेकिन शोल्डर तो 45 माइनस कर दो, तो वो हमारा हेड जो शोल्डर है वो रोटेट करेगा कितना, तो 90 डिग्री, ठीक है।
अब मान लीजिए कि जो हमारा बेबी का हेड है वो है कहाँ पे, तो सैक्रल प्रोमिनेंट्री में, ठीक है। तो ये तो पोस्टीरियर में आ जाएगा, ओसीपी तो पोस्टीरियर में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको भी ओसीपी तो एंटीरियर में करना होगा, तो हेड कितना मूव करेगा, तो हेड मूव करेगा देखिए 180 डिग्री, और हमारा बॉडी कितना, जो शोल्डर है वो कितना मूव करेगा, तो 180 में 45 माइनस कर दीजिए 135 डिग्री। तो आपको ये हेड और शोल्डर रोटेशन समझ में आ गया होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। हेड और शोल्डर का रोटेशन होता है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें मैनुअली भी करना पड़ता है, ठीक है। पांचवा प्रोसेस क्या है, पांचवा में हो जाता है क्रॉनिंग। क्रॉनिंग में क्या होगा, इसमें भलवा पूरी तरह क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, और हमारा हेड और उसके जो बाल होते हैं बच्चे के वो दिखने लगते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं छठा प्रोसेस में। छठा प्रोसेस में क्या है, इसमें बर्थ ऑफ द हेड। अब दिखने लगा तो उसके बाद क्या होगा, हेड का बर्थ हो जाएगा। इसमें बेबी का हेड का डिलीवरी होने लगता है। इसके प्रोसेस का एक थ्योरी है जिसका नाम है कपल्स थ्योरी। कपल्स थ्योरी में क्या है, इसमें दो तरह का फोर्स लगता है, यूट्रस और मदर का, और पेरिनियम और सर्विक्स का। यूट्रस और मदर का जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। फिर से इसमें कौन सा थ्योरी है, कपल्स थ्योरी है। इसमें क्या है, यूट्रस और मदर का फोर्स लगता है। दूसरा जो होता है वो है पेरिनियम एंड सर्विक्स का फोर्स लगता है। तो मदर और जो यूट्रस फोर्स लगाता है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, और जो हमारा सर्विक्स और पेरिनियम फोर्स लगाता है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे ये दोनों फोर्स लगता है वहाँ पे एक दूसरे का इफेक्ट क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके वजह से बेबी का हेड डिलीवर होने लगता है और उसमें सपोर्ट मिलता है। सातवां में हमने क्या देखा था, रेस्टिट्यूशन। अब ये रेस्टिट्यूशन क्या होता है, बेबी का जो हेड है ना, उसके डिलीवरी के बाद जो मदर होती है वो कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाती है, अपने आप को पॉज कर देती है। इसको ही हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। आठवां प्रोसेस क्या है, इसमें इंटरनल रोटेशन होता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब इसके बाद हेड तो निकल गया, अब क्या है, शोल्डर को 45 डिग्री रोटेट करना पड़ता है। उसके बाद नौमा में क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। हेड का क्या होगा, सॉरी, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। इसमें क्या होगा, जो बेबी का फेस होगा वो थाई की तरफ चला जाता है। रुक जाओ, नौमा में है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। इसमें जो बेबी का फेस होता है ना वो थाई की ओर चला जाता है, और जो ऑसिपिटल पाथ है वो राइट थाई की तरफ चला जाता है, ठीक है। 10वां में क्या है, तो बर्थ ऑफ द शोल्डर। अब शोल्डर बर्थ हो गया और बेबी का लेटरल फिक्सेशन हो गया। तो इस तरह से इसका 3 स्टेप खत्म होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टेज में इसके फेजेज। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेज में फेजेज देखे था, दो तरह का फेज होता था, लैटेंट फेज और एक्टिव फेज। चलिए दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो लैटेंट फेज है वो जब तक कि हमारा सर्विक्स है 3 सेंटीमीटर तक डायलेट ना हो जाए। एक्टिव फेज जब 3 सेंटीमीटर तक डायलेट से जब 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा उसको एक्टिव फेज कहेंगे। लैटेंट फेज 3 से 8 घंटे तक रहता है। प्राइमरीपरा में और मल्टीपरा में ड्यूरेशन कम हो जाता है, ठीक है। और जो लैटेंट फेज है उसमें एवरी 3 मिनट में कम से कम 2 बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन 20 सेकंड से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एक्टिव फेज में ये बता दिया 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में 3 बार देखने को मिलता है, और प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर देन 40 सेकंड रहता है। सर्विक्स जो डायलेट करता है वो डायलेशन फास्ट हो जाता है। अब प्रीमीपरा में 1 सेंटीमीटर पर आवर से और मल्टीपरा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर से, और ये 2 से 6 घंटे तक रहता है। अगर कोई पूछे कि इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा,
तो प्रीमीपारा में 12 घंटे के लिए और मल्टीपारा में 2 से 10 घंटे के लिए। ठीक है, वैसे ही सेकंड स्टेज में भी 2 फेज होता है। पहला फेज को कहते हैं पैसिव फेज, कौन सा, पैसिव फेज, और दूसरे को कहते हैं एक्टिव फेज। अब ये दोनों क्या होता है, पैसिव फेज ऐसा टाइम जहाँ पे फुल डायलेशन तो हो गया है और ऑनसेट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि अभी जो मदर है वो इफ़र्ट नहीं लगा रही है, जो फीतल का हेड है वो अभी क्या है, पेल्विक से हाई है। ठीक है, इसमें अभी फीतल बाहर निकलने को रेडी नहीं है। सेकेंड फेज में क्या होगा, जो एक्टिव फेज में माँ भी अर्ज मतलब कि पुश कर रही है, फीतल हेड भी प्यूबिक सिम्फेसिस में आ गया है। इसमें मेनली प्रीमीपारा में 1 घंटे लगते हैं और मल्टीपारा में प्रीमीपारा में 2 घंटे लगते हैं और मल्टीपारा में 1 घंटा लगता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज का 2 फेजेस समझ में आ गया। अब जो कह रहा है कि न्यूली पारा में क्या होता है ना, इंगेजमेंट ऑफ हेड मेनली बिफोर लेबर के बिगिंग होने से पहले इंगेजमेंट हेड प्यूबिक सिम्फेसिस में नहीं होता है, क्योंकि जो हेड का डिसेंट है वो लेट लेबर में स्टार्ट होता है। इसलिए डिसेंट जो होता है, डिसेंट पैटर्न जो होता है वो हाइपरबोलिक कर्व के साथ होता है। हाइपरबोलिक मतलब प्रेशर के साथ साथ इसका होता है। इसमें मेनली हमें स्टेशन देखने को मिलता है। तो स्टेशन होता क्या है, तो ये स्टेशन में जो हमारा फीटस है वो कितना डिसेंट किया है बाई पैराइटल डायमीटर से, ये रिलेशन टू लाइन ड्राउन फ्रॉम द मैटरनल स्केल स्पाइन। अभी बताए थे ना, 0 स्टेशन, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, -1 -2, वही मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, पेल्विक फ्लोर चेंजेस ड्यूरिंग लेबर के समय पेल्विक में क्या क्या चेंजेज होता है। तो बर्थ कैनाल जो सपोर्ट करता है वो बहुत सारे काम करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, लिवेटर एनी मसल और फाइब्रोमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कवर करता है अपर और लोअर ये सरफेस को। इसमें मेनली आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसके कारण मेनली एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में डिफरेंट हो जाता है। जो लिवेटर एनी होता है ना, लिवेटर एनी में कौन कौन से मसल्स आते हैं, तो इसमें मेनली आपको पूबो विसरल, पूबो रेक्टलारिस और इलियो कोकिगियस मसल देखने को मिलता है, जो मेनली क्लोज करता है लोअर एंड ऑफ द पेल्विक कैविटी को एज ए डायफ्राम। ये कनकेव अपर और जो कन्वेक्स लोअर सरफेस होता है ना, इसी के कारण प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर और रेट्रल पोर्शन ऑफ द पेल्विक पोर्शन है वो मेनली लिवेटर एनी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, द पिलिफॉर्मिस और कोकिजियल मसल के द्वारा बायलेटरी ये क्लोज होता है। तो ये जो लिवेटर एनी मसल है इसका थिकनेस वेरी करता है 3 mm से 5 mm तक, और इसका जो मार्जिन है वो रेक्टम को इनसाइकिल मतलब चारों तरफ से घेरा रहता है रेक्टम और वेजाइना को, और ये स्टार्टिंग में बहुत ठीक रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय इसमें हाइपरट्रोफी होती है और इसमें थिक बैंड होता है और ये पीछे की ओर एक्सटेंड करता है, प्यूबिस से पीछे की ओर जाता है, जो वेजाइना को इंसर्किल करता है 2 सेंटीमीटर एबव द प्लेन ऑफ हाइमेन। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो जो लिवेटर एनी है वो ड्रा करता है दोनों रेक्टम को भी और वेजाइना को भी फॉरवर्ड और अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्यूबिक सिम्फेसिस, जो मेनली क्लोज होता है वेजाइना के। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मेम्ब्रेन जब इंटैक्ट करता है तो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट डायलेट करता है अपर वेजाइना में, फिर वो धीरे धीरे वो पूरी तरह कल जाता है। तो अगर कोई पूछेगा ना कि ये जो हमारा ये जो लिवेटर एनी है ये रेक्टम और वेजाइना को किधर ड्रा करता है, मतलब किधर की ओर खींचता है, तो फॉरवर्ड और अपवर्ड, फॉरवर्ड करके अपवर्ड की ओर खींचता है, जिससे हमारा बेबी को बाहर निकलने में ईजी होता है। ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या देखेंगे, तो डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, कैसे हमारा प्लासेंटा और मेम्ब्रेन निकल जाता है, क्योंकि अब बेबी तो हमारा बाहर निकल गया।